नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो टाइटल है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से कैसे सेपरेट करना है, ये इस चैप्टर का सार है। देखते हैं फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दिया हुआ है। जब आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने में चाय की पत्ती डालते हैं फ्रेंड्स, काले रंग की होती है। एंड में जब चाय बन जाती है तो उस पत्ती को चाय से अलग करने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यहाँ पे स्ट्रेनर बोला गया है। तो टी लीव्स को, अब देखिए टी लीव से कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो काले रंग की जो चाय की पत्ती है उसको टी लीव्स ही बोला जाता है। तो वो जो टी लीव्स है वो इस छन्नी के थ्रू, स्ट्रेनर के थ्रू अलग की जाती है। उसी तरीके से ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, यानी कि जो गेहूं उगाते हो तो गेहूं के जो डंठल होते हैं, उस डंठल में गेहूं के सीड्स जुड़े हुए होते हैं। और वो सीड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पीस के हम लोग चक्की में आटा लेते हैं और उस आटे से हम लोग अपनी रोटी बनाते हैं। तो इस डंठलों में ग्रेन लगा हुआ होता है। तो जब हम हार्वेस्ट करते हैं व्हीट क्रॉप को तो हमको पूरे के पूरे डंठल मिलते हैं, स्टॉक्स मिलते हैं, और उस स्टॉक्स से हमको ग्रेन्स अलग करने पड़ते हैं। तो सेपरेटिंग में ये भी आ जाता है। फिर बटर बनाने के लिए मिल्क या कर्ड को चर्न किया जाता है। उसी तरीके से गिनिंग का प्रोसेस देखा था मैंने इससे वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने बताया था कि कॉटन के फाइबर्स को अलग करने के लिए उसके सीड से, तो जो गिनिंग होती है कॉटन की, उसमें जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उसको उसके सीड से अलग किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स आपके। फिर अगर आपने कभी सॉल्टेड दलिया या पोहा खाया हो, तो उस दलिया पोहे में अगर ज्यादा मिर्च मार रखी है तो मिर्च को आप हटाते हो खाने से पहले, चूंकि मिर्च खाने में आपको कड़वी लगती है, तो वो भी एक तरीके का सेपरेशन है। फिर अगर आपको एक बास्केट दे दी जाए जिसमें मैंगोज और गुआवा रखे हैं, तो आप मैंगोज को बहुत आराम से पहचान लोगे, गुआवास को बहुत आराम से पहचान लोगे। इन केस आप नहीं भी पहचानोगे तो एक तरीके की चीज आप एक साइड करोगे, दूसरे तरीके की चीज आप दूसरी साइड करोगे, और आप बोलोगे आपने अलग कर दिया। तो ये सब तो आसान आसान चीजें हो गई। तब क्या होगा फ्रेंड्स, जब हमारे पास जो चीजें सेपरेट करनी है वो बहुत छोटी हो और एकदम से सेपरेट होती नजर ना आए, उस केस में क्या होगा। जैसे कि सबसे खतरनाक एग्जांपल देता हूं, बालू को, जो सैंड होती है जो कि आपको हर जमीन में देती है, उसको अगर आपने सॉल्ट के साथ मिला दिया, तो भले ही सॉल्ट व्हाइट रंग का है और जो सैंड है वो थोड़ी सी व्हाइट से अलग होती है, इन दोनों को आप मिला दो तो भले ही कलर अलग है, लेकिन अगर आपने सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर मिला दिया तो क्या आप उसको अलग कर पाओगे? एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये अलग नहीं हो सकता है। इनफैक्ट हाथ से तो नहीं हो सकता है। हाथ से आप सैंड और सॉल्ट को अलग करने बैठ गए, भले एक बॉक्स भर जितना करने को बैठ गए, जाने कितने साल लग जाएं, कितने महीनों लग जाएं, और वो हो भी नहीं पाएगा। तो यह सेपरेशन की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिखा रखा है। यहाँ पे तीन केसेस दे रखे हैं, 1, 2 और 3। और इन 1, 2 और 3 को इस कॉलम के साथ जिसमें लिखा हुआ पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और दूसरा कॉलम व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, इसके साथ मैच करना है। तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके मैच करें। मैं सीधे सीधे मैच करवा रहा हूँ, आई होप आपने कर लिया हो अपनी तरफ से। तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस में स्टोन मिल जाते हैं, उनको हटाना है। तो क्या ये स्टोन हमारे काम के हैं? नहीं है, वेस्टफुल है। तो ये चीज होगी मैच इसके साथ 1। टू रिमूव नॉन यूजफुल, नहीं, ये चीज मैच होगी आपकी सी के साथ। टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि जो स्टोन है वो एक इम्प्योरिटी और एक हार्मफुल कंपोनेंट है। तो ये जो 1 है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, ये सी के साथ मैच होगा। और जब हम इस इम्प्योरिटीज को हटा लेंगे तो उस इम्प्योरिटीज को फिर हम फेंक देंगे कि वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए 1 के साथ यहाँ पे मैच होगा। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर में आप मिल्क अलग कर रहे हो, बटर अलग कर रहे हो, पर दोनों काम का है। वो मिल्क भी काम का होगा जो कम क्रीम का होगा, और बटर भी काम का होगा जिसको हम लोग ब्रेड पे लगा के और फिर सब्जी वब्जी बनाने में यूज करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स आपका, कि आप दो डिफरेंट चीजें बना रहे हैं पर दोनों काम की है, मिल्क भी काम का है, बटर भी काम का है। तो फिर आप दोनों चीजों को यूज कर पाओगे। तो ये जो सेकंड वाला है वो यहाँ से मैच करता है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, और यहाँ से यूज बोथ कंपोनेंट्स। और तीसरा सेपरेट टी लीव्स। सेपरेट टी लीव्स में आपने चाय की पत्ती को अलग कर दिया, वो चाय की पत्ती आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी, नॉन यूजफुल हो गई। तो ये तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, और उस चाय की पत्ती को फिर बाद में आप फेंक दोगे, तो यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कुछ मैच, ये कह सकते हैं ना कि मैच करना एक दूसरे कॉलम को। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर रहे हैं। वो पार्टिकल्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग मैटर के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैस हो रहे हैं, हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन को देखेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और जो पढ़ रहे हैं, क्लासरूम कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। आपके बेसिक्स को बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। खास बात यह है कि मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स
को आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, नीचे लिंक मैंने दे रखा है, वहां पे जाके वीडियोस इन बुक्स को डाउनलोड करिए और इनको ठीक से पढ़िए। इनकी सारी एक्टिविटीज को अपने क्लासरूम में ग्रुप बना के सॉल्व करिए, इससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और सुधरेगी। अब देखिए, एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग। एक्टिविटी क्या है कि एक पैकेट ऑफ फूड ग्रेन लेके आइए और उसको आप क्लासरूम में लेके जाइए। एक शीट ऑफ पेपर लीजिए और उस पैकेट ऑफ फूड ग्रेन को खोल के शीट ऑफ पेपर पे फैलाइए। आपको क्या दिखेगा? नॉर्मल केस में अगर वो बहुत हाई क्वालिटी का पैकेट नहीं है तो उसके अंदर जो ग्रेन लेके आए वो तो हो गए। मान लीजिए आप गेहूं लेके आए हो तो गेहूं तो होगा ही होगा, बट उसमें कुछ हस्क होंगे, कुछ ये स्टोन पड़े हुए होंगे, कुछ ब्रोकन गेम्स पड़े हुए होंगे। तो ये जो वीट का पैकेट आप लेके आए हो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा और वो हाई क्वालिटी का नहीं है। आजकल तो हाई क्वालिटी के मिलने लगे हैं, बट हो सकता है उसमें कुछ स्टोन्स पड़े हो, कुछ इंप्योरिटीज हो। तो देखिए, वीट का छोटा सा पैकेट घर में बनाने के लिए काम आ सकता है। तो घर में लोड़े में भी पीस के उसको आटा बनाया जा सकता है और जाके उसको चक्की पे भी पिसवाया जा सकता है। तो उस केस में जब वो चीज छोटी है तो इस वीट से जो गंदगी है, जैसे कि ये हस्क है, स्टोन है, ब्रोकन ग्रेन्स है, इनको हाथ से हटाया जा सकता है। तो जब चीजें छोटी होती हैं तो हैंड पिकिंग के मेथड से जो लार्जर साइज इंप्योरिटीज उनको हटाया जा सकता है। लार्जर साइज इंप्योरिटीज क्या होती हैं? पीसेस ऑफ डर्ट्स, पत्थर आ गया, हस्क आ गया, वीट का, राइस का, पल्सेस का। तो इस तरीके की इंप्योरिटीज जो बड़ी हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये तब हो सकता है जब चीज छोटी हो, मतलब जो क्वांटिटी जिसको हमें साफ करना है वो क्वांटिटी स्मॉल है। दूसरी चीज, उसमें जो इंप्योरिटीज हैं वो सेपरेशन के पर्सपेक्टिव से कंपैरेटिवली छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, मतलब सेपरेशन के पर्सपेक्टिव से छोटी है, उस एक ऑप्टिमम साइज के कि उनको आसानी से हम देख के उठा के अलग कर सके। तो ये हैंड पिकिंग का मेथड होता है। एक चीज होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हार्वेस्ट हो जाता है तो हार्वेस्ट होने के बाद जो मशीन चल के, ट्रैक्टर चला के आपने हार्वेस्ट कर दिया, तो अब डंठल, जो गेहूं के डंठल है पूरे के पूरे, जो लंबे लंबे से उसका प्लांट है वो पड़ा हुआ है वहां पे, और उस प्लांट के अंदर, उस डंठल के अंदर बहुत सारे व्हीट के ग्रेन है। कुछ ऐसा ही पैडी में होता है। उन व्हीट के ग्रेन्स को उस डंठल से अलग करना है। ठीक है, और इस अलग करने को प्रोसेस को पता है क्या बोला जाता है? इस अलग करने के प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। तो क्या होता है कि एक बार हार्वेस्ट हो गया तो हार्वेस्ट होने के बाद वो जो गेहूं को डंठल होंगे, पहले तो उनको सुखाया जाएगा सन में। अब एक एक डंठल के साथ बहुत सारे सीड्स अटैच होते हैं और कई लाखों डंठल पड़े हुए हैं जमीन में। तो आप, क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप हैंड पिकिंग से इसको करें? हैंड पिकिंग से करना पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। जरूरी है कि उसको स्मार्ट तरीके से किया जाए। तो पहले क्या किया जाता था फ्रेंड्स? पहले उनको बीट किया जाता था। ठीक है, दे वर बीटन टू बी फ्री फ्रॉम ग्रेन स्पीड्स। उनको बीट कर करके उनको हटाया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है? मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन से लार्ज क्वांटिटीज में उन डंठलों से जो व्हीट के जो टुकड़े होते हैं उनको अलग किया जाता है। क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसके अंदर आप डंठल डालते जाओ, वो मशीन कुछ ऐसे ऐसे घूमती है और साइड में एक आउटलेट होता है जिसमें सीधे सीधे व्हीट ग्रेन्स बाहर निकलते चले जाते हैं। तो इस ग्रेन सीधे काम के होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके साथ विनोइंग करके इनको पिसने के लिए भेज दिया जाता है चक्की में, या फिर बेच दिया जाता है। तो थ्रेशिंग ये होती है कि जो गेहूं के डंठल है उससे आपने व्हीट ग्रेन्स को अलग कर दिया। तो एक तरीके का सेपरेशन प्रोसेस है जो थ्रेशिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और केवल व्हीट में ही नहीं, पैडी के क्रॉप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया थ्रेशिंग। आगे होता है विनोइंग। थ्रेशिंग का प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग में, अब देखिए, एक्टिविटी है, एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं कि आपने एक ड्राई सैंड का मिक्सचर लिया, उस ड्राई सैंड के मिक्सचर के साथ सॉडस्ट मिला दिया या पाउडर ड्राई लीव्स मिला दी। सॉडस्ट आपको पता है फ्रेंड्स, बड़े से वुडन लॉग को, मैं पहले बता चुका, बड़े से वुडन लॉग को अगर आप आरी से छीलते हो तो जो छोटे 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 वुडन टुकड़े निकलेंगे उनको सॉडस्ट बोला जाता है। तो ड्राई सैंड को या तो आपने सॉडस्ट से मिला दिया या पाउडर ड्राई लीव से मिला दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ठीक है, इस मिक्सचर को आप रखोगे, सैंड को और सॉडस्ट को, या तो सैंड सॉडस्ट होगा या फिर सैंड और आपकी जो यहां पे पाउडर्ड ड्राई लीव्स होगी। तो दो मिक्सचर है, ड्राई लीव्स, पाउडर ड्राई लीव्स और सैंड, या फिर सैंड और आपका सॉडस्ट। ठीक है, अब इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं आपको कितने सिमिलर लग रहे हैं तो देखने में पता चलेगा कि भाई काफी सिमिलर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं बट काफी सिमिलर है। और क्या है कि इनको भाई हैंड पिकिंग से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को अलग करने का एक तरीका होता है जिसको आप बोलते हो विनोइंग।
विनोइंग में क्या होता है कि एक हाइट पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक टेबल लगी हुई है और इस हाइट पे एक लेडी यहाँ पे खड़ी है, उसके हाथ में एक सूप है। सूप एक होल्डिंग वेसल होता है, वेसल तो नहीं कहना चाहिए, एक लंबा सा बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है। गांव में बहुत इस्तेमाल किया जाता है सूप को, और कुछ इस तरीके से सूप का जो डायरेक्शन है वो एयर की तरफ है। जिस तरफ एयर है उस तरफ से सूप में आप चीजों को नीचे गिरा रहे हो। तो जब चीजें नीचे गिर रही हैं तो ये जो सूप के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो एक मिक्सचर है दो चीजों का, जिसमें एक चीज यूजफुल और एक चीज यूजफुल नहीं है। तो जो चीज यूजफुल है वो अपने वेट की वजह से यहां गिर रही है, जो चीज यूजफुल नहीं है हल्की है वो हवा की वजह से दूर बह के गिर रही है, जिसको हस्क बोलते हैं। अब देखिए ये हस्क बिल्कुल बेकार नहीं है फ्रेंड्स। इस हस्क को आप कैटल के फॉडर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गाय भैंस बकरियां चरती हैं ना, जिस जो खाना उनको खिलाया जाता है उसमें इस हस्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप इस हस्क को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर सकते हो, उसको अलग करना जरूरी है। तो व्हीट के ग्रेन को हस्क से प्रयोग करने के लिए विनोइंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक एलिवेशन पे एक पर्सन खड़े होके हवा की डायरेक्शन में उस पूरे मिक्सचर को गिराता है। तो जो भारी ग्रेन्स हैं वो पास में इकट्ठे हो जाएंगे और जो हल्के गंदगी है वो दूर जाके गिरेगी, जिसमें हस्क एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग, और उस हस्क को भी हम कैटल फॉडर और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका विनोइंग का प्रोसेस। विनोइंग का प्रोसेस बहुत तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हस्क निकलेगा उसको फॉडर फॉर कैटल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली चीज होती है सीविंग। थ्रेशिंग समझ में आ गई, विनोइंग समझ में आ गई। आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे सीविंग की। सीविंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा है घरों पे बहुत कॉमन है कि आपके मदर के पास एक छन्नी होती है, पिसा हुआ गेहूं को जब पीस देते हैं तो आटा बन जाता है। उस आटे में भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो इस छन्नी में उस आटे को डाल के छान देती हैं, और फिर छने हुए आटे से वो अपना मतलब छने हुए फ्लोर से वो अपना आटा मारती हैं। आटा को मार के फिर रोटी के लिए आपका तैयार होता है, जो मिक्सचर तैयार होता है पानी और आटे का। रोटी बनाते हैं ना, तो पानी और आटे को मारते हैं, ठीक है। तो आटे को मारने से पहले आप क्या करते हो कि एक छन्नी में डाल के छान देते हो। इसको प्रोसेस को कहते हैं सीविंग। इस सीविंग से जो फाइनल फ्लोर पार्टिकल्स हैं वो तो इससे निकल जाएंगे, छन्नी से निकल जाएंगे, और जो गंदगी है वो रह जाएगी, वो इस छन्नी से बाहर नहीं निकलेगी। तो ये सीविंग का प्रोसेस होता है, और ये सीविंग का प्रोसेस बहुत अलग अलग तरीके से करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ग्रेन्स कट के आते हैं, व्हीट का हो गया, राइस का हो गया, तो फ्लोर मिल में, खासकर व्हीट फ्लोर मिल में जाने से पहले, फ्लोर मिल में क्या होता है कि जो व्हीट को क्रश करके आटा बना देते हैं, तो फ्लोर मिल में जाने से पहले हस्क और स्टोन्स को हटाया जाता है, वो भी सीविंग के प्रोसेस से हटाया जाता है। तो सीविंग के प्रोसेस से जो बड़े बड़े स्टोन्स के पीस हैं, जो हस्क हैं, जो इन छन्नियों से नहीं निकल सकते, वो हट जाते हैं। तो थ्रेशिंग के प्रोसेस के बाद और विनोइंग के प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस हो सकता है जो होता है सीविंग। अच्छा, सीविंग गेहूं को पीसने के बाद जो फ्लोर होता है उसमें भी हो सकती है, और गेहूं को पीसने से पहले भी सीविंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सीविंग गेहूं को पीसने के बाद होगी या गेहूं को पीसने से पहले होगी। सेविंग गेहूं को पीसने से पहले भी हो सकती है और गेहूं को पीसने के बाद भी हो सकती है, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट पे अगर आप सेविंग करते हो तो आपको ज्यादा साफ आउटपुट मिलेगा। तो थ्रेशिंग विनोइंग के साथ साथ सीविंग का भी प्रयोग किया जाता है। और देखिए सीविंग का प्रयोग, ये एक आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही, कंस्ट्रक्शन साइट में एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जाला है, उस जाले के ऊपर आप एक सीमेंटेड मिक्सचर को डाल रहे हो और उसमें जो भी पेबल्स और स्टोन्स है वो अलग हो जाएंगे। तो ये भी सीविंग का एक तरीका है। और नीचे आपको काम की चीज मिल जाएगी जिससे आप अपना सीमेंट टीमेंट और पानी यानी मिला के मिक्सचर बनाएंगे, जिससे आप दीवार बनाएंगे। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी क्या होता है कि गेहूं को फ्लोर मिल में पीसने से पहले, चक्की में पीसने से पहले, इसी तरीके के एक मैश में डाला जाता है, एक सीव मैश में डाला जाता है, जिससे उसकी बड़ी बड़ी स्टोनी इंप्योरिटीज हस्क अलग हो जाते हैं और नीचे प्रॉपर हमको धान मिलता है, और उस धान को फिर हम जाके चक्की में पीस देते हैं, ठीक है। तो सीविंग का प्रोसेस आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग की बात की मैंने आपसे, ठीक है। अब एक काम करिए फ्रेंड्स, सीविंग कहां कहां काम आ सकता है, जहां पे जो इंप्योरिटीज हैं वो मेन ग्रेन से थोड़ी सी बड़ी हो या थोड़ी सी लंबी हो, साइज उनका बड़ा हो। ये एक बेसिक आइडिया है। अब मान लीजिए आपके पास गेहूं को पीस के आटा आ गया, उस आटे में आपने अपने क्लॉथ के चौक पीसेस का पाउडर बनाया। तो क्या आटा आपके पास है, आटा आपने रखा, आधा किलो मान लीजिए आटा रखा, और जो चौक के पीसेस भी अच्छे खासे आपने पीस दिए, पूरे एक चौक का डब्बा पीस दिया और उस आटे से मिला दिया। क्या आप इन दोनों को अलग कर पाएंगे, खासकर सीविंग के प्रोसेस के थ्रू? क्या इस आटे को और इन चौक पीसेस के जो मिक्सचर को जो आपने मिलाया है, क्या सीविंग के प्रोसेस से इनको अलग कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि
सीविंग का प्रोसेस तब काम करता है जब मिक्सचर में साइजेस डिफरेंट हो। जब साइजेस सेम हो जाएंगे सीविंग का प्रोसेस काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम तीन प्रोसेसेस की बात करेंगे यहां पे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। क्या होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन? देखिए, विनोइंग की बात कर ली, हैंड पिकिंग की बात कर ली, थ्रेशिंग की बात कर ली, आपसे सीविंग की बात कर ली। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं आपने अलग कर दी। कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो आपकी थ्रेशिंग से, विनोइंग से, सीविंग से नहीं जाएंगी। उन इंप्योरिटीज का आप क्या करोगे? उन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि घर पे जब चावल बनता है या जब दाल बनती है तो दाल और चावल को बनाने से पहले उसको धोया जाता है। और धोने के लिए क्या होता है कि एक बड़े से पॉट में आप चावल को लेते हो, 2-3 बार धो के उसको हटाते हो। जब धो लेते हो ना तो पानी यहां तक भर जाता है, थोड़ी देर ठहरते हो, चावल नीचे बैठ जाएगा क्योंकि भारी है, चावल नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो लाइट वेटेड इंप्योरिटीज है वो ऊपर ही रह जाएंगी और फिर इस ऊपर के पानी को आप बहा दोगे। घर पे ये रोज होता है आपके, राइस में भी होता है, दालों में भी होता है। राइस को पानी में भिगोया और भिगोने के बाद चावल तो नीचे बैठ गया क्योंकि वो भाई भारी है, और जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर पानी के साथ तैर रही है, तुरंत आपने पानी निकाल दिया, इम्प्योरिटीज भी निकल गई। ये एक बहुत कारगर तरीका है राइस को और पल्सेस को साफ करने का। किससे पहले? पकाने से पहले। समझ गए फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इस जो तरीके को मैंने आपको बताया ना, इस तरीके में दो चीजें आई। एक चीज आई सेडिमेंटेशन, एक चीज आई डिकेंटेशन। जब चावल को आपने इस बॉक्स में डाला और उसमें पानी भरा और उसको मिलाया तो चावल नीचे बैठ रहा है। और सबसे पहले नीचे बैठ रहा है क्यों? क्योंकि चावल हैवी है। जब चावल हैवी है और वो नीचे बैठ रहा है तो इस नीचे बैठने के प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और जब चावल नीचे बैठ गया और इंप्योरिटीज ऊपर पानी के साथ तैर रही हैं तो इस पानी को निकाला, उसके साथ इंप्योरिटीज भी निकल गई, इस प्रोसेस को क्या बोलेगा? डिकेंटेशन। तो चावल के या फिर हैवियर मैटर के नीचे बैठने के प्रोसेस को बोला सेडिमेंटेशन, और ऊपर की इंप्योरिटीज को आपने पानी के साथ निकाल दिया, उस प्रोसेस को बोला डिकेंटेशन। तो ये दो तरीके हो गए, सेडिमेंटेशन और दूसरा तरीका हो गया डिकेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन केवल सॉलिड पार्टिकल्स को हटाने में काम नहीं आता, ये लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने में भी काम आता है। ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अगर आप ऑयल और वाटर को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, तो एक दूसरे के ऊपर तैरने लगेगा, कुछ इस तरीके की लेयर बन जाएगी, ये अलग ये अलग, तो ऊपर की वाली लेयर को आप बहा सकते हो। तो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस केवल सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए नहीं, लिक्विड लिक्विड को अलग करने के लिए भी पूरी तरीके से कारगर साबित होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, फिल्ट्रेशन। बट फिल्ट्रेशन को जोड़ने के लिए अलग से एग्जाम्पल सेट करते हैं। मान लीजिए आपने चाय बनाई। अब आप जब चाय बना लोगे फ्रेंड्स, तो चाय को बनाने के बाद आपको टी लीव्स रिमूव करनी है। तो दो तरीके से टी लीव्स करते हो, आप तो छन्नी से छान देते हो। बट मान लीजिए छन्नी से छानने से पहले आपने क्या किया? मान लीजिए चूंकि वो चाय की पत्ती भारी है तो थोड़ी देर में नीचे सेटल कर जाएगी। जब वो नीचे सेटल कर जाएगी तो ऊपर की चाय को, जब वो चाय की पत्ती नीचे सेटल की, वो प्रोसेस क्या हुआ? सेडिमेंटेशन। और चाय ऊपर आ गई जिसको आपको पीना है, उसको जब आपने किसी दूसरे वेसल में निकाला तो वो क्या हो गया? डिकेंटेशन। लेकिन डिकेंटेशन के बाद भी जो आपको चाय मिलेगी उसमें कुछ ना कुछ तो चाय की पत्ती रही जाएंगी ना, तो उसको आप किसके थ्रू हटा सकते हो? उसको आप हटा सकते हो किसके थ्रू? उसको आप हटा सकते हो फिल्ट्रेशन के थ्रू। वो अलग बात है कि हम लोग चाय बनाते वक्त सीधे ही फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहां पे समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बीच का फर्क क्या है। आई होप चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 5। देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या होता है। क्या करना है इसमें? आप कुछ मडी वाटर साथ में पॉन्ड से ले आइए, और आपको मडी वाटर नहीं मिलता तो आप फ्रेश वाटर में थोड़ा सॉइल मिला लीजिए तो मडी हो जाएगा, और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। क्या देखेंगे बाद में कि वो जो सॉइल था पानी में वो धीरे धीरे नीचे सेटल होता जाएगा, क्योंकि हैवी है और सॉइल पॉली में सॉल्युबल नहीं है, तो वो नीचे नीचे सेटल होता जाएगा। तो सॉइल पानी में जब नीचे सेटल हो जाए, पानी ऊपर है, तो जो सेटलिंग का प्रोसेस है उसको आपने बोला सेडिमेंटेशन, और फिर पानी को आपने दूसरे कंटेनर में निकाल लिया, उसको बोला डिकेंटेशन। तो इस तरीके से मडी वाटर को भी आप थोड़ा बहुत साफ कर सकते हो, बट पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकते हो। साफ कर सकते हो पर पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकते हो। तो पूरी तरीके से साफ करने के लिए क्या करोगे? पूरी तरीके से साफ करने के लिए आप फिर बाद में उसका करोगे फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन आप चाय वाली छन्नी से भी कर सकते हो,
बट चाय वाली छन्नी पूरी तरीके से कारगर नहीं है यहाँ पे। तो एक पीस ऑफ क्लॉथ ले सकते हो, पीस ऑफ क्लॉथ में छोटे 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 पोर्स होते हैं, तो ये जो गंदा पानी है आप इस पीस ऑफ क्लॉथ में डालो और छान लो इसको, तो थोड़ी बहुत गंदगी तो इस पीस ऑफ क्लॉथ में ही लटक जाएगी। लेकिन पीस ऑफ क्लॉथ भी अगर पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं होता है तो कोई दूसरा ऐसा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म आप ले सकते हो जो उन सॉइल के गंदे पार्टिकल्स को रोक सके। तो एक फिल्टर पेपर में ताकत होती है, फिल्टर पेपर में बहुत सारे फाइन पोर्स होते हैं, वो सॉलिड मटेरियल को अंदर से निकलने ही नहीं देगा, सॉइल को अंदर से निकलने ही नहीं देगा। तो आप फिल्टर पेपर को कैसे इस्तेमाल करोगे? ये रहा फिल्टर पेपर, इसको आपने जोड़ा, इस तरीके से फनल बनाया, फनल को यहाँ डाला, गंदा पानी इसमें डाला, साफ पानी यहाँ आ जाएगा और गंदगी इसमें रह जाएगी। तो आप क्या करो कि फिल्ट्रेशन के लिए जो छन्नी इस्तेमाल कर रहे हो उसके पोर को छोटे से छोटा करते जाओ, कितना भी छोटा करोगे पानी तो निकल ही जाएगा और सॉलिड पार्टिकल्स को रोक लेगा। कभी कभी आपने दुकानों पे जाके देखा होगा कि जो फ्रूट जूसेस बनते हैं, वेजिटेबल, चुकंदर का जूस पीते हो आप, अनार का जूस पीते हो, तो अनार का जूस को आपको पीने देने से पहले उसके जो सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स उसमें रह गए हैं पल्प में, जूस में, उसको फिल्ट्रेशन के मेथड से वो हटाता है। कभी अगर आपने पनीर को बनते देखा हो, ज्यादातर केसेस में तो हम पनीर मार्केट से खरीद लाते हैं, पर घर में भी पनीर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स? गर्म दूध में आप एक काम करो, उबलते हुए दूध में कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन वॉश जूस डाल दो, तो जैसे ही नींबू डालोगे उबलते हुए दूध में, दूध फट जाएगा, फटेगा, उसमें कुछ सॉलिड तरीके के पार्टिकल आपको दिखने लगेंगे। वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो होते हैं पनीर। उसके लिए क्या करोगे, आप एक बड़ा सा कपड़ा लोगे, उस कपड़े में वो पूरा लिक्विड डाल दोगे, लिक्विड तो कपड़े के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल है वो कपड़े में एक्युमुलेट हो जाएगा, उसको दबा के रख दोगे, वो फाइनली पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से पनीर बनता है घर में फ्रेंड्स। यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज होता है, एक फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर की जरूरत हमें पड़ेगी। किया कि आपने उबलते हुए दूध में लेमन जूस डाला, दूध फट गया, फटने की वजह से कुछ सॉलिड बना, उस सॉलिड को आपने क्लॉथ में लपेट दिया, पनीर बन गया, बाकी का दूध बाहर निकल गया। सिंपल प्रोसेस, समझ गए फ्रेंड्स? अब एक एक्टिविटी 6 पे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, सेडिमेंटेशन के, डीकैटेशन के, फिल्ट्रेशन के, तेज तेज बता रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग पूरी तरीके से दर लगा रहे। जहां पे भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, मेरी वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी को खुद से पढ़ो, इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मेरी वीडियोस देखो, चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल समझ में आएंगी। आप एफर्ट मारेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगी। फिर एक और एक्टिविटी लेते हैं। आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, उसमें 2 स्पून सॉल्ट के डाले, और 2 स्पून सॉल्ट के डालने के बाद आपने उस सॉल्ट को मिलाया, और कुछ देर बाद देखोगे कि वो सॉल्ट उसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा और पानी के कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सॉल्ट को पानी में घोल दिया। उसके बाद आप एक काम करो कि इस बीकर को हीट करना शुरू करो, और और जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो उबलने लगेगा, उबल के वो पानी वाटर वेपर में चेंज करने लगेगा, और उस प्रोसेस को, यानी कि गर्म होके पानी का वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन की एक खास बात है कि फ्रेंड्स पानी में हर जगह इवेपोरेशन होता है, हर टाइम पे। आप जब गैस पे किसी पानी को रखते हो वो गर्म होता है तभी इवेपोरेशन नहीं होता है। एक नॉर्मल जो पानी रखा हुआ है ना आपके बाथरूम में, वो भी इवेपोरेट हो रहा है, बस उसकी इवेपोरेट होने की स्पीड बहुत कम है। इवेपोरेशन केवल हीट से नहीं होता, जो हवा चल रही है ना वो भी पानी को उड़ा के लेके जाती है, जो ओशन में पानी है वो भी इवेपोरेट हो रहा है, बट इवेपोरेशन का रेट बहुत कम है। ठीक है, तो इस बीकर के पानी को जिसमें आपने सॉल्ट मिलाया है, इसको गर्म करते जाइए, वो इवेपोरेट होता जाएगा, और जब पूरा पानी निकल जाएगा तो जो शुरू में आपने सॉल्ट डाला था वो सॉल्ट आपको नीचे सेटल्ड दिख जाएगा। तो क्या अब आप समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग लेके आते हैं, टाटा सॉल्ट या किसी और कंपनी का सॉल्ट, वो कैसे बनाया जाता है? वो ऐसे ही बनाया जाता है फ्रेंड्स। समुंदर के किनारे देखिए इस तरीके की पिट्स बनाई जाती हैं। इस पिट्स में समुंदर का पानी भरा हुआ होता है। जब समंदर पानी पूरा वेपरेट हो जाता है, नीचे एक सॉल्ट मिक्सचर मिलता है। उस सॉल्ट मिक्सचर में हमारा कॉमन सॉल्ट के साथ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसको प्योरीफाई करके जो डेली सॉल्ट हम प्रयोग करते हैं ये बनाया जाता है। उसी तरीके से एक लेक है राजस्थान में, सांभर लेक, सांभर लेक ऑफ राजस्थान से बहुत सारा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है इंडिया का। इट इज अ सेलाइन लेक, पढ़िएगा जाके इसके बारे में। ठीक है, तो इस इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज करके हम लोग अपना सॉल्ट भी बनाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे जो हमने सबसे पहले छोड़ा था। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात हो रही। मैंने आपसे पहले बोला था कि भाई सैंड और सॉल्ट को अगर हम मिक्स कर दे तो क्या उसको हम अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे सैंड और सॉल्ट को अलग करने, देखते हैं कैसे करते हैं। एक बीकर लीजिए,
उसमें सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, पानी में भर जाएगा, उसको मिला दीजिए, घोल दीजिए स्पून से। जब आप उसको स्पून से घोल देंगे, जो सॉल्ट है वो तो पानी में घुल जाएगा और जो सैंड है वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाएगी। तो सेडिमेंटेशन से सैंड नीचे सेटल हो गई और डीकेंटेशन से आपने पानी बाहर निकाल दिया किसी और वेसल में। तो डीकेंटेशन में जब किसी और वेसल में आपने पानी निकाला तो उसमें केवल पानी है और सॉल्ट है, यानी कि आपने सैंड अलग कर दी। तो सैंड तो ऐसे अलग होगी, सैंड तो घुल नहीं रही पानी में, और सॉल्ट घुल के किसी और वेसल में चला गया। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके का करोगे। देखिए यहाँ पे पूरा आपको प्रोसेस नजर आ रहा है। आपने जो दूसरा वेसल में जो पानी डाला ना, जिस पानी में सॉल्ट है और पानी है, उसको आप इस केटल में डालो, उस केटल को नीचे से हीट करो, इसके स्पोक से वेपर्स निकलेंगे, उस वेपर्स को एक प्लेट पे लगाओ और वो प्लेट ठंडी होनी चाहिए, उस प्लेट के ऊपर आइस रखी हुई होनी चाहिए। जब उस प्लेट के ऊपर आइस रखी हुई होगी, प्लेट ठंडी होगी, तो गर्म वेपर्स निकलेंगे, इस ठंडी प्लेट पे पड़ेंगे, ठंडी प्लेट पे पड़ेंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंसेशन के थ्रू ये वेपर्स फिर से पानी की ड्रॉप्स में बदल के यहां गिरेंगे और यहाँ पे जो आपको पानी मिलेगा वो सिर्फ पानी होगा, क्योंकि सॉल्ट इसमें ही छूट जाएगा, सॉल्ट इस पानी के साथ इवेपोरेट नहीं होगा। तो पहले सेडिमेंटेशन के थ्रू आपने सैंड अलग कर ली, डीकेंटेशन के थ्रू आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसमें पानी है और सॉल्ट है। उस पानी को जब आपने स्कैटल में गर्म किया तो वाटर वेपर निकले, इस वाटर वेपर में सॉल्ट नहीं है, केवल वाटर वेपर है, जिसको कंडेंसेशन के थ्रू आपने दूसरे बीकर में डाल दिया तो पानी अलग मिल गया और सॉल्ट इसमें छूट गया। तो यहां पे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डीकेंटेशन, सेडिमेंटेशन का कंबाइंड प्रयोग करके आपने सॉल्ट और सैंड के सॉल्यूशन को कर दिया अलग। बेस्ट तरीका। आई होप समझ में आ गया हो आपको। अब यहां पे थोड़ा सा कैच है फ्रेंड्स। कैच क्या है देखिए, पहेली के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। पहेली ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, पहेली ने एक प्रॉब्लम फेस की। जब उसने सॉल्ट को सैंड से पाना चाहा, उसने देखा कि भाई उसने एक पूरा पैकेट ऑफ सॉल्ट छोटे से सैंड में डाल दिया, मतलब सैंड की जो क्वांटिटी थी वो कंपैरेटिवली लेस थी और जो सॉल्ट की क्वांटिटी थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी और पानी की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम थी। अब यहां पे एक चीज समझ में आई कि जब पानी की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम थी, सैंड की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम थी, पर सॉल्ट ज्यादा था, उस केस में एंड में जो कैटल में सॉल्ट मिला पहेली को, वो सॉल्ट कम है जितना उसने शुरुआत में डाला था। तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आई, यहाँ पे सैचुरेशन का कंसेप्ट आपके सामने आया फ्रेंड। सैचुरेशन का कंसेप्ट क्या होता है, कहता है कि भाई मान लीजिए आपके पास पानी है और उस पानी में आपने सॉल्ट डाला, उसको मिलाया, फिर सॉल्ट डाला, उसको मिलाया, फिर सॉल्ट डाला, उसको मिलाया। एक टाइम के बाद सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ पानी की सॉल्ट को होल्ड करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और उसके बाद सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होगा नहीं, नीचे सेटल होने लगेगा। तब जब पहेली ने पानी लिमिटेड यूज किया और सॉल्ट जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो उस केस में सारा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ और वो सैंड के साथ नीचे सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से जमा हो गया। तो बहुत सारा सॉल्ट सैंड के साथ सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से नीचे जमा हो गया और फिर उस सॉल्ट को आप सैंड से अलग नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि पानी कम था, पानी के लिमिटेड होने की वजह से सारा सॉल्ट घुला नहीं, तो बहुत सारा सॉल्ट सैंड के साथ जमा हो गया और एंड में जो हमको सॉल्ट रिकवर हुआ अपने ओरिजिनल तरीके से, वो कम रिकवर हुआ। इससे निजात पाने के लिए एक चीज और करी जा सकती थी कि पानी की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता था। अगर आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो ज्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जब ज्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो सैचुरेशन पॉइंट पहुंचेगा नहीं, जब सैचुरेशन पॉइंट पहुंचेगा नहीं तो आप पूरा का पूरा सॉल्ट एंड में रिकवर कर सकते हैं। ये एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9 में यही सब हो सकता है। तो सैचुरेशन के कंसेप्ट को समझिए, सॉल्ट की पानी में घुलने की एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे सॉल्ट पानी में नहीं घूमेगा। तो जिस लिमिट के आगे सॉल्ट पानी में नहीं घुल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पानी सैचुरेट हो चुका है सॉल्ट से, अब सॉल्ट उसमें नहीं घुल सकता। ठीक है, तो उस केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर सॉल्ट ज्यादा है तो पानी के कंटेंट को भी आप क्या करो, ज्यादा कर दो। अब एक चीज और देखते हैं, सॉल्ट को रिकवर करने के लिए या सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपने सैचुरेशन, एक गिवन टेम्परेचर पे पानी में सैचुरेशन आ गया है, ठीक है, और सॉल्ट नहीं घुल रहा, नीचे जमा कर रहा, तो आप एक काम करो, उस पानी को थोड़ा गर्म कर दो और गर्म करने के बाद मिलाओ।
थोड़ा गर्म करने के बाद मिलाओगे तो आप देखोगे थोड़ा और सॉल्ट उसमें घुल जाएगा, और घुलने के बाद जब ये पानी ठंडा होगा ना तो वो सॉल्ट नीचे डिपॉजिट नहीं होगा। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि अगर आप पानी के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उस पानी की सॉल्ट को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। समझ गए? तो सैचुरेशन पॉइंट लाने के लिए क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ज्यादा लगेगा, और ऐसा नहीं होगा कि पानी गर्म से जब ठंडा होगा तो सॉल्ट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। एक बार घुल गया तो वो घुला रहेगा। तो समझ गए आप बात को? तो पानी में अगर सॉल्ट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी को आपको बढ़ाना तो पानी को गर्म कर लीजिए, फिर सॉल्ट को मिलाइए तो थोड़ा सॉल्ट और उसमें घुल जाएगा, और जब वो गर्म पानी ठंडा होगा तो वो घुला हुआ सॉल्ट वापस नीचे डिपॉजिट नहीं होगा। ये था इस पूरे चैप्टर का सार। फिर जितने आसानी से मैं आपको समझा सकता था समझा दिया। चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, एक एक टर्म को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है। आई जस्ट होप कि मैं जो इतना चिल्ला रहा हूं, भौंक रहा हूं,